प्रॉफिटेबल और सबसे बड़ी कंपनी है और इंडिगो को इंडियन एविएशन का बादशाह माना जाता है। Indigo is the only Indian airline that is running profitably in a challenging aviation environment. The Indian budget carrier Indigo has confirmed it is purchasing 300 Airbus planes. Indigo has enjoyed near unprecedented growth. लेकिन आज से 1.5 महीने पहले इंडिगो ने एक ऐसा रिपोर्ट पब्लिश किया जिसने पूरे के पूरे इंडियन मार्केट को हिलाकर रख दिया था। देखिए, इंडिगो ने अपने क्वार्टरली रिपोर्ट में यह बताया कि उनके खर्चे अचानक से 3000 करोड़ से बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से वो लगभग 190 करोड़ की प्रॉफिट से 900 करोड़ से भी ज्यादा की लॉस में चले गए हैं। Largest airline Indigo has reported a significant net loss. There is a drop in margin. This is one of the slowest quarterly growth what you've reported in about 12 quarters. What has led to this decline? और यहाँ पर ये इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पर इंडिगो के नंबर्स को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भारत में इंडिगो इकलौती ऐसी एयरलाइन थी जो प्रॉफिट कमा रही थी। ये देखिए, यहाँ पर विस्तारा जब 581 करोड़ के लॉस में थी और यहाँ पर स्पाइस जेट -423 करोड़ के लॉस पे थी और यहाँ तक कि एयर इंडिया 4444 करोड़ के लॉस में थी। लेकिन इंडिगो अकेले एकमात्र कंपनी थी जो कि 8172 करोड़ के प्रॉफिट में थी और इसी वजह से इंडिगो को भारतीय एविएशन का बादशाह माना जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि अचानक से यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इंडिगो इतने बड़े लॉस में चली गई? क्या इसमें इंडिगो की कुछ गलती है? भारत के अंदर एयरलाइन चलाना इतना मुश्किल क्यों है? इन सभी चीजों को समझने से पहले हमें यहाँ कुछ इस तरीके से हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा जो कि आखिर एक एयरलाइन बिजनेस को डिफाइन किया करती है। सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर है RASK यानी कि रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट पर केयर। आसान भाषा में अगर समझाओ तो RASK का मतलब ये होता है कि ये एक एयरलाइन अपने 1 किलोमीटर पर या फिर एक सीट पर कितना खर्चा किया करती है, यानी कि मेरा मतलब है रेवेन्यू से कितना रेवेन्यू जनरेट किया करती है। और इंडिगो ने पर सीट पर किलोमीटर पर सितंबर 2023 में 4.25 यानी कि इतने रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया है पर सीट के हिसाब से और सितंबर 24 तक 4.45 इंडिगो ने किए हैं। दूसरा यहाँ पर एलिमेंट है लोड फैक्टर का। लोड फैक्टर ये बताया करता है कि एक पर्टिकुलर एयरलाइन अपने सीटिंग कैपेसिटी को कितना यूटिलाइज करता है, यानी कि कितना एफिशिएंटली वो अपनी सीटिंग कैपेसिटी को यूज कर पाती है। तो यहाँ पर एक एयरलाइन एक फैसिलिटी को शो करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 200 अवेलेबल सीट्स हैं और उसमें से अगर 60 सीट ऑक्यूपाइड है तो वहाँ पर उस फ्लाइट का लोड फैक्टर होगा 60 डिवाइडेड बाय 200 into 100 इज इक्वल्स टू 30%, यानी कि इस पर्टिकुलर फ्लाइट की 30% सीट भरी हुई है यानी कि ऑक्यूपाइड है और बाकी की 70% सीट खाली है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर इंडिगो को देखो तो एयर इंडिया के पास 300 एयरक्राफ्ट है और इसका लोड फैक्टर है 96.4% और वहीं पर स्पाइस जेट के पास मात्र 51 एयरक्राफ्ट है लेकिन उनका लोड फैक्टर है यहाँ पर 93.4%। लेकिन यहाँ पर इंडिगो अपने कंपटीशन से इतनी ज्यादा आगे है कि 367 एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी उनका लोड फैक्टर है यहाँ पर 94.1% का, यानी कि इंडिगो यहाँ पर भारतीय एविएशन की सबसे एफिशिएंट एयरलाइन है। और रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 3 सालों में इंडिगो का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में 26,000 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 70,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इंडिगो में सब कुछ बेहतर चल रहा है, यानी कि बढ़िया चल रहा है। उनका यहाँ पर RASK सबसे हाई पर है, लोड फैक्टर भी सबसे ज्यादा है यहाँ पर और उनकी रेवेन्यू की तरफ अगर देखा जाए बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि सब कुछ इतना बढ़िया होने के बावजूद भी इंडिगो अचानक से 900 करोड़ के लॉस में आखिर कैसे चली गई और ऐसा आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से उनका खर्चा अचानक से 3000 करोड़ से बढ़ गया था। तो चलिए इन सारे के सारे रीजंस को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कारण है यहाँ पर फ्यूल कॉस्ट, जिसकी वजह से भारत के बड़े बड़े एयरलाइन होते जा रहे हैं। यहाँ पर फ्यूल एयरलाइंस का सबसे बड़ा खर्चा माना जाता है, इतना बड़ा कि उनके टोटल एक्सपेंडिचर का फ्यूल कॉस्ट ऑलमोस्ट 35 to 40% का हिस्सा होता है। तो यहीं पर एग्जैक्टली इंडिगो एक ट्रैप में फंस जाती है। अगर आप यहाँ पर इस चार्ट को देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऑयल प्राइस कितनी तेजी से बढ़ती है और गिरती है। जून 2023 में ऑयल प्राइस लगभग $70 पर बैरल थी, लेकिन महज 4 महीनों में यानी कि अक्टूबर तक यह प्राइस $95 पर बैरल हो गई और फिर से जनवरी तक $70 पर बैरल आ गई। तो महज 90 दिनों में आपकी ऑयल प्राइस 30% से बढ़ सकती है। और इंडिगो के लिए उनका फ्यूल प्राइस उनके रेवेन्यू का 37.1% होता है, 37.19% होता है और उनका नेट प्रॉफिट इसमें सिर्फ 11.5% का होता है। तो अगर आज से 2 महीने पहले अगर आप अहमदाबाद से बेंगलुरु का टिकट 8000 में अगर बुक करते हो तो इंडिगो के लिए यहाँ पर 8000 में से 3000 फ्यूल का कॉस्ट है और 900 रुपीज यानी कि 11.5% उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन साबित होता है। लेकिन यहाँ पर अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से $80 पर बैरल के ऑयल प्राइस से बढ़कर $100 पर बैरल प्राइस हो जाते हैं तो एक ही महीने के अंदर इंडिगो के लिए ये फ्यूल कॉस्ट 3000 रुपीज से बढ़कर 3900 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंडिगो का ये जो 900 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन है वो अब 0 हो चुका है, यानी कि 900 वहाँ चले गए ना। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि महज एक वॉर की वजह से इंडिगो के फ्यूल कॉस्टिंग में और उसके रेवेन्यू में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब आप यहाँ पर सॉल्यूशन दोगे कि इसका सॉल्यूशन तो एकदम सीधा सा है ना मेरे भाई, एयरलाइंस को अपने प्राइसेस को बढ़ा देने चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
जाएगी। तो इसमें इतनी बड़ी बात है क्या? आप यहाँ पर सही हो, एयरलाइंस यहाँ पर अपना कॉस्ट बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स हैं। ऑयल के प्राइसेस इतनी जल्दी ऊपर या नीचे जाते हैं कि इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में जहाँ सबको कम से कम प्राइस में टिकट साइज चाहिए, ऐसे मार्केट में ऑयल प्राइसेस के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इंडिगो खुद एक लो कॉस्ट कैरियर के तौर पर अपने आप को दर्शाया करती है, यानी कि वो लोग कम से कम प्राइसेस में एयर टिकट्स को बेचना चाहते हैं यहाँ पर, और यहीं पर बढ़ते हुए कॉस्ट को कस्टमर के ऊपर डालना इंडिगो के लिए बहुत बड़ा लॉस भी बन सकता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कॉस्ट बढ़ता है कस्टमर्स धीरे धीरे या यूं कहीं जल्दी जल्दी दूसरे एयरलाइंस के पास जाना शुरू कर देते हैं और इंडिगो को भूल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको इंडिगो की फ्यूल कॉस्ट में 12.8% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो 5,800 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2024 आते आते 6,600 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। तो ये है यहाँ पर इंडिगो के लॉस का सबसे पहला कारण। दूसरा कारण यहाँ पर आते हैं ग्राउंडेड एयरप्लेन्स। ये मैच इंडिगो के लिए नहीं बल्कि इंडिया की एयरलाइंस एविएशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। और यहाँ पर एक टाइम पर अगर देखा जाए तो इंडिगो के 70 से भी ज्यादा एयरप्लेन्स एग्जीक्यूटिव नहीं थे और उन सारे के सारे एयरप्लेन्स को एयरपोर्ट पर ही ग्राउंड करना पड़ा। Indigo Airlines' fleet is grounded. Back in the month of February this year, aircraft groundings for Indigo almost doubled to over 7. और यहाँ पर इस ग्राउंडिंग की वजह से आपको पता है इंडिगो को कितना नुकसान हुआ। बेशक सीधी सी बात है यार, यहाँ पर इंडिगो को इतनी बड़ी लॉस हुई होगी जिसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते। और आज के डेट में भी इंडिगो के 60 से भी ज्यादा प्लेन्स ग्राउंडेड है। देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिगो ने 71,231 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और उस टाइम पर उनके पास 367 एयरक्राफ्ट मौजूद थे, यानी कि हर एक एयरक्राफ्ट हर साल 194 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता और 60 एयरक्राफ्ट यहाँ पर मिलाकर 11,640 करोड़ का रेवेन्यू। और यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट के गैप को फिल करने के लिए इंडिगो ने यहाँ पर कुछ प्लेन्स को शॉर्ट लीज पर लेने का फैसला किया ताकि वह अपने कस्टमर्स को बिना किसी रुकावट के सर्व कर सके। और यहाँ पर इस लीसिंग को ACMI कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है एयरक्राफ्ट क्रू मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस। और ये सारे के सारे कॉस्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल इमरजेंसी लीजेस ऑन प्लेन्स की मेंटेनेंस AC एनालिसिस की वजह से, यानी कि इन सभी कॉस्ट की वजह से इंडिगो की लीज 195.6 करोड़ से बढ़कर अब 763.6 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। और इसके साथ साथ इंडिगो को सामना करना पड़ा बढ़ते नॉन फ्यूल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के, जैसे कि फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट को लैंड करने की फीस, एयरक्राफ्ट को पार्क करने की फीस, एविएशन चार्जेस, बाकी सारे सर्विसेज फीस और बाकी सारे ग्राउंड स्टाफ के सैलरीज वगैरह की, जो कि पिछले 2 सालों से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और कोची जैसे एयरपोर्ट्स पर एयरपोर्ट चार्जेस इस साल 2% से लेकर 200% तक बढ़ चुके हैं। और इंडिगो के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट चार्जेस पिछले साल यानी कि 2023 में 41% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। और ये सारे हैं इंडिगो के लॉसेस के सबसे बड़े बड़े कारण। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि इंडिगो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आखिर कर रही है। यहाँ पर इंडिगो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तैयारी में बहुत अच्छी तरीके से लगी हुई है। ये देखो यहाँ पर पहली बार इंडिगो ने दिल्ली मुंबई रूट में बिजनेस क्लास सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया है। ये उनकी लो कॉस्ट अप्रोच से एक बहुत बड़ी शिफ्ट मानी जा रही है। दूसरा, बढ़ते डोमेस्टिक कंपटीशन के कारण इंडिगो अपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है। इंडिगो श्रीलंका और मलेशिया जैसे नए इंटरनेशनल रूट्स पर एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने अपना लॉयल्टी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिससे कि वो अपने रिपीट कस्टमर्स को डिस्काउंट दे सके और उन्हें इंडिगो चूज करने के लिए मोटिवेट कर सके। और इसी लॉयल्टी प्रोग्राम का नाम ब्लू चिप रखा गया है। और यहाँ पर यह है इंडिगो की प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। लेकिन यहाँ पर इस पूरी की पूरी स्टोरी से एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है सभी के मन में और मेरे भी मन में, कि अगर बाकी सारे एयरलाइंस के साथ साथ हमारी हिस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइंस भी अगर लॉस में है, तो क्या आज इंडिया में सारी एयरलाइंस बंद हो सकती है? इसका आंसर है जी हाँ, क्योंकि 70,000 करोड़ के रेवेन्यू पर भी इनका मार्जिन मात्र 11.5% का है। और ये मार्जिन भी पूरा का पूरा कभी भी गायब हो सकता है, और चाहे वो किसी भी वॉर की वजह से हो, बढ़ते ऑयल प्राइसेस की वजह से हो या फिर किसी रिसेशन की वजह से हो। और इससे भी बुरी बात तो ये है कि स्केलिंग के साथ साथ एविएशन में भी रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि इंडिगो, टाटा और आकाशा जैसे कंपनीज इंडियन एविएशन स्पेस में एंटर करने के लिए उतने उत्सुक क्यों हैं? वेल, यहाँ पर एक रिपोर्ट का ये कहना है कि इंडिया में मिडिल क्लास पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जा रही है और इससे इंडिया एक बहुत बड़ी एविएशन मार्केट बनती जा रही है। इस रिपोर्ट को देखो, फाइनेंशियल ईयर 2024 में डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक इंडिया में 13.5% से ग्रो कर रही है और इंटरनेशनल ट्रैफिक भी 22.3% से बढ़ते जा रही है। कुल मिलाकर करीब 7 करोड़ पैसेंजर इंडिया में फ्लाई करेंगे। 7 करोड़ लोग, यानी कि जर्मनी की पूरी पॉपुलेशन जितने लोग। हाल ही में इंडिया, ब्राजील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुकी है, जहाँ पर हमारे पास 1.5 करोड़ सीट्स है, चाइना के पास लगभग 7 करोड़ सीट्स है और यूएस के पास लगभग 8.5 करोड़ सीट्स है। तो इसी वजह से यहाँ पर टाटा, इंडिगो और आकाशा जैसी कंपनीज इंडियन एविएशन मार्केट को लेकर बहुत ही ज्यादा
बुलिश है। लेकिन हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि इंडिया को यहाँ पर ग्रो करते रहने के लिए हमें 3 समस्याओं का सामना करना होगा, यानी कि उनका समाधान करना होगा। नंबर 1, हमारे पास बहुत ही कम शहरों में, यानी कि इंडिया के बहुत कम शहरों में एयरपोर्ट्स हैं, तो हमें बहुत ही जल्दी नए एयरपोर्ट्स बनाने होंगे। नंबर 2, हमें जॉब्स और FDI से अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से इंडिया में और भी बाकी सारे लोग फ्लाइट को विजिट कर पाएंगे और जिसकी वजह से हमारी एविएशन इंडस्ट्री सस्टेन कर पाएगी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि सरकार को इन सभी के सभी बिजनेसेस को अब बड़े लेवल पर देखना होगा, ताकि यहाँ पर एविएशन जैसे सेक्टर को बड़े लेवल पर सपोर्ट मिल सके, क्योंकि उनके बिना इंडिया में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी पूरी की पूरी इंडिगो की लॉस की कहानी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड नाउ एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय। और आपको एंड में ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और लाता रहूं। धन्यवाद।